नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं अपराध के कारण। अपराध करने के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन सी उसकी गतिविधियां होती हैं, इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपराध वे कारण होते हैं जहां अपराध के कारणों के संबंध विभिन्न विद्वानों ने अपने मतज्ञ भी दिए हैं। फिर भी अपराध के कतिपय सामान्य कारणों की विवेचना हम निम्नलिखित रूप से करेंगे। जैसे कि पहला है आपका जैविकीय कारक। ठीक है, जैविकीय कारक इसके अंतर्गत क्या होता है? वंशानुक्रमण। ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, वंशानुक्रमण। जैविकीय कारक के अंतर्गत मानव की जो शारीरिक कमजोरियाँ और बीमारियाँ भी अपराधों को बढ़ाने में क्या करते हैं? प्रोत्साहन देती है। ठीक है, जैविकीय कारक के अंतर्गत बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जहां मानव की शारीरिक कमजोरियां और बीमारियां भी अपराधों को बढ़ाने में प्रोत्साहन देती है। इस कारण अधिक से और अधिक स्पष्ट करने के लिए जैसे कि हम वंशानुक्रमण की बात करते हैं। ठीक है, वंशानुक्रमण ये भी अपराध को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपराधों के कारणों में ये भी एक कारण माना जाता है। पैतृक वंशानुक्रमण के कारण भी अपराध होते हैं। इस बात का जो समर्थन जैसे कि लोम्ब्रोसो ने बड़े ही जोरदार शब्दों में किया था। अपराध करने वाले लोग विशेष प्रकार के होते हैं। इस प्रकार का जो रक्त के साथ अपराध, जहाँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपराधी होता है तो उसके पुरखों में भी अपराध का खून रहता है, इसीलिए वो व्यक्ति अपराध करता है। इसी को हम वंशानुक्रमण के अंतर्गत कहते हैं, पाए जाते हैं, या फिर कुछ भी होता है। जैसे कि रक्त के साथ अपराध अपने आप ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होता है? हस्तांतरित होता है। तो इसी को हम कहते हैं वंशानुक्रमण। तो ये भी अपराध का एक कारण होता है। दूसरा है आपका आयु। आयु क्या होता है? ये भी अपराध का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अपराध के लिए आयु की जो सीमा होती है वो एक निश्चित होती है। जैसे कि विद्वानों ने कहा कि प्राय विभिन्न विद्वानों ने अपने परीक्षणों द्वारा ये भी सिद्ध किया है, बालकों में जो होता है ना, जो आपराधिक प्रवृत्ति, बालकों में जो सर्वाधिक हम आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हैं वो 18 से 19 वर्ष तक में पाई जाती है। 15 से 16 वर्ष की आयु में साधारण अपराध बच्चे द्वारा भी किए जाते हैं। जैसे जैसे क्या है ना, जैसे जैसे आयु में अभिवृद्धि होती जाती है वैसे वैसे अपराध भी गंभीरता से होते जाते हैं। लगभग 25 से 26 वर्ष की अवस्था में साधारण अपराध भी गंभीर रूप में धारण कर लेते हैं। तो आयु भी क्या होती है? अपराध को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है। फिर हो गया आपका लिंग। लिंग क्या होता है? प्राय ये दो प्रकार का होता है, जैसे कि स्त्री और पुरुष। जैसे कि विभिन्न परीक्षणों में ये भी स्पष्ट हो गया है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं। पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं, जिसको जैसे कि लड़कों और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जो निरीक्षण होता है सावधानीपूर्वक किया जाता है, तथा जन्म से ही सामाजिक अनुकूलता के आधार पर कार्य करने की उचित शिक्षा भी दी जाती है। पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियां होती है अपराध गुप्त रखे जाते हैं। लड़की को दूसरों की वस्तु समझकर अच्छी शिक्षा दी जाती है, परंतु पुरुष जो है ना, इससे वंचित रह जाते हैं और अनैतिक यौन संबंधों से प्राप्त परिणाम का उत्तरदायित्व और उसका भार उन्हीं पर होता है, अतः वो संभल कर चलती है। प्रतिष्ठा के कारण भी पुरुष अपराधोन्मुखी हो जाते हैं। तो लिंग भी क्या होते हैं? अपराध के कारण होते हैं, जैविकीय कारण। फिर हो गया आपका शारीरिक विकास। जैसे कि ये भी जैविकीय कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शरीर के विकास को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। शरीर का जो विकास है ये भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जैसे कि लड़की अपनी आयु की अवस्था की लड़कियों के साथ शर्म करती है, प्रौढ़ों के साथ समाज की जो स्वीकृति ना मिलने पर नहीं रह सकती है, अतः इसी कारण आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है। तो शारीरिक विकास भी क्या होता है? जैविकीय कारक के रूप में, अपराध के रूप में होते हैं। फिर हो गया आपका शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता भी क्या होता है? अपराध के क्षेत्र में जैविकीय कारक के रूप में अपराध को बढ़ाने में के बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे कि
शारीरिक भिन्नता के कारण विभिन्न पदों पर चयन नहीं हो सकता, अतः तिरस्कार की भावना जन्म ले लेती है। घृणा देश के कारण बदले की भावना का प्राबल्य हो जाता है। जब समाज में उपहास होता है तो क्या होता है, प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति में क्या आपराधिक प्रवृत्ति की अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार पोषण भली भांति न होने से शारीरिक कमजोरी बनी रहती है। परिणाम स्वरूप स्वभाव भी चिड़चिड़ापन हो जाता है और व्यक्ति सरलता से अपराध उन्मुख हो जाता है, आपराधिक बन जाता है। तो शारीरिक भिन्नता भी जैविक कारक का बहुत बड़ा कारण होता है। फिर आपका आ गया कमजोरी। कमजोरी भी जैविक कारक के रूप में आते हैं, जहां अपराध को बढ़ाने में अपने सहयोग देते हैं। जैसे कि कमजोरी जो है ना, स्थायी और अस्थायी हो सकती है। कमजोरी एक स्थायी और अस्थायी भी हो सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी तुलना जो है ना अतीत से करने लगता है। व्यक्ति अपनी जो तुलना करता है अपने अतीत से करता है और वर्तमान निराशा के वातावरण में भी क्या करता है, अपमान और चिड़चिड़ाहट के कारण अपराध की प्रवृत्ति में अभिवृद्धि हो जाता है। तो ये हो गया आपका अपराध के कारणों में जैविक कारक, जहाँ पर वंशानुक्रमण, आयु, लिंग, शारीरिक विकास, शारीरिक भिन्नता और कमजोरी जो जैविक कारक के रूप में अपराध के कारण होते हैं। फिर हो गया आपका अपराध के मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे कि मानसिक दशाएं, बीमारियां, अपराध हेतु अपराध को बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। बुद्धिहीन व्यक्तियों का जो मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है उसका जो मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता, अतः चिंतनशील न होने के कारण भी अपराध बैठते हैं। मानसिक दशाएं, बीमारियां, अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कारक है जो अपराध को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। जैसे कि मानसिक हीनता। मानसिक हीनता जैसे अपराधी जो है ना मनोवैज्ञानिक ढंग के होते हैं, ये दशाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य समिति ने भी यही स्वीकार किया है कि अधिकतम जो वेश्याएं, ठीक है, मानसिक दृष्टि से हीन थी, जैसा कि परीक्षण में पाया गया है। तो मानसिक हीनता जो मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में होते हैं और अपराध को बढ़ाते हैं। फिर आ गया आपका भावात्मक अस्थायित्व। भावात्मक अस्थायित्व भी मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में अपराध को बढ़ाते हैं, जिसके कारण मानसिक संघर्ष, विचारों में अस्थिरता, भ्रम का जन्म, परिणाम स्वरूप व्यक्ति सत्य असत्य के बीच अंतर नहीं कर पाता, जहां वो अपराध बन जाता है। फिर हो गया आपका हीनता की भावना। ये जो भावना होती है संवेगात्मक पीड़ा को जन्म देती है। हीनता की जो भावना होती है ये त्रुटिपूर्ण संवेगात्मक पीड़ा को जन्म देती है, जिससे व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। मानसिक असंतुलन और असामंजस्य उत्पन्न होता है। क्रोध, भय तथा पलायनवादी भावना में वृद्धि होता है। इसका जो प्रकाशन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होने लगता है। तो ये हो गया हीनता की भावना जो मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में होते हैं, जो अपराध को बढ़ाते हैं। फिर हो गया अव्यवस्था। ये भी क्या है, एक मानसिक अवस्था होती है। अव्यवस्था भी एक मानसिक अवस्था ही होती है जो संरचनात्मक कार्यात्मक स्वरूप की हो सकती है। जो अपराध संरचना के रूप में होती है। मस्तिष्क की अव्यवस्था कार्यात्मक क्रिया प्रणाली से संबंधित होती है। जो मस्तिष्क की जो अव्यवस्था होती है वो किससे संबंधित होती है, क्रिया प्रणाली से संबंधित होती है। और व्यक्ति जो हो चिंतनग्रस्त, आक्रामक, क्रोधी, भ्रमित, चिड़चिड़ा, स्वभाव पीड़ा आदि दुखों से ग्रस्त हो जाता है, जहाँ पर अव्यवस्था मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में होते हैं और अपराध को बढ़ाते हैं। फिर हो गया आपका संवेदनशीलता। कुछ व्यक्ति किसी विचार उत्तेजना से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। ये बहुत जल्दी भावावेश में आ जाते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। बुरे कार्य जो अपराध की सीमा में आते हैं अधिक जल्दी कर बैठते हैं। फिर हो गया चरित्रहीनता। चरित्रहीन व्यक्ति भी क्या होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में होते हैं, जहां अपराध को बढ़ाने में सहयोग होते हैं। इस प्रकार के चरित्र के निर्माण का जो आधार होता है, जो लोग उचित वातावरण के अभाव कारण जहां उसको अच्छा चरित्र नहीं मिल पाता है, उसके अभाव कारण अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते, उनमें अपराधी प्रवृत्ति भी अधिक पाई जाती है। तो ये हो गया आपका मनोवैज्ञानिक कारक। अब है अपराध के कारणों में आर्थिक कारक। देखिए, आर्थिक कारक जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में होता है, जैसे कि
निर्धनता, बेकारी, व्यापार चक्र, धन का लालच, असीमित आवश्यकताएं और बाल श्रम, ये सब क्या है? आर्थिक कारक जो हाँ अपराध को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। जैसे कि निर्धनता भी अपराध का एक प्रमुख कारण होता है। निर्धन व्यक्ति अनेक प्रकार के आर्थिक अपराध कर बैठते हैं। इसका ये भी कारण होता है कि निर्धन व्यक्ति अपनी मौलिक आवश्यकताएं जो है पूरी नहीं कर पाते हैं और अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं। उस अपराध के पीछे उसकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है? गरीबी। दूसरा हो गया आपका बेकारी दरिद्रता को जन्म देती है। बेकारी हालत में व्यक्ति जो है ना अपराध करने को मजबूर हो जाते हैं। नैतिक रूप से अर्थ प्राप्त ना होने पर वो अनैतिक मार्ग का अपनाने को बाध्य हो जाता है। फिर हो गया आपका धन का लालच। देखिए धन का लालच, सॉरी यहाँ पर बेकारी के बाद आपका आएगा व्यापार चक्र आएगा, लेकिन यहाँ पर टाइप हो गया है बेकार चक्र, लेकिन वो होगा आपका व्यापार चक्र। व्यापार में तेजी, जैसे व्यापार में तेजी, मंदी, उतार चढ़ाव आते रहते हैं जो मनुष्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन उतार चढ़ावों को ही व्यापार चक्र के नाम से हम जानते हैं। और अपराध शास्त्रियों का जो मत है, मंदी के दिनों में प्राय अपराध अधिक होते हैं। ठीक है, उनका मत है कि मंदी के दिनों में प्राय अपराध अधिक होते हैं। रात में चोरी, मकान और दुकान तोड़ फोड़, चोरी और डकैती की जो घटनाएं आर्थिक मंदी के समयों में अधिक और अच्छे समय में कम होती है। यौन अपराध विशेषकर बलात्कार समृद्धि काल में बढ़ते रहता है। फिर हो गया आपका धन का लालच, जैसे कि व्यापार चक्र के अंतर्गत, ठीक है, जो उतार चढ़ाव महसूस होते हैं जहां आर्थिक कारक को बढ़ावा देते हैं और अपराध को कारण बनते हैं। वहीं जो धन का लालच, धन की लालच भी अपराध को बढ़ाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि ये भी एक आर्थिक कारक ही होता है। जब जो मनुष्य बेकारी और निर्धनता होता है उसे एक लालच सी लगी रहती है धन की। आर्थिक शोषण धन के लालच के आधार पर ही होती है। अनेक प्रकार के अपराधों का जन्म भी होता है। असामान्य स्थिति होती है जब व्यक्ति केवल धनोपार्जन के उद्देश्य से ही कार्य करता है, मतलब धन कमाने के उद्देश्य ही कार्य करता है। ऐसा उद्देश्य व्यक्ति सभी प्रकार की बेईमानी कार्य भी कर सकता है जहां उसको अपराध की ओर बढ़ा ले जाता है। फिर हो गया आपका असीमित आवश्यकताएं। देखिए असीमित आवश्यक, जहां आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर नहीं हो पाती है तो वहां पर भी क्या करते हैं? आर्थिक अपराध बढ़ते हैं। तो उनकी जो पूर्ति के जो साधन हैं अत्यंत सीमित होते हैं। व्यक्ति जब अपने को नियंत्रित नहीं रख पाता है तथा किसी भी कृत्य के आधार पर इन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है तो उसे अपराध का सहारा लेना ही पड़ता है। फिर हो गया बाल श्रम। बाल श्रम क्या है? जब छोटी उम्र में ही बच्चों को नौकरी आदि करनी पड़ती है तो उनका जो विकास होता है उचित दिशा में नहीं हो पाता है, तो ऐसे बालक बड़े होकर क्या करें? अपराध को ही बढ़ावा देते हैं। तो ये हो गया अपराध के कारकों में आर्थिक कारक, जो बहुत बड़ा कारक होता है जहाँ पर अपराध के बढ़ने की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इस प्रकार अपराध के सामाजिक कारक भी होते हैं जो समाज के अंतर्गत, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और इस नाते अपनी जो होती है ना सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता सामाजिक प्राणी होने के नाते। इस प्रकार अपराध जो है ना सामाजिक दशाओं का ही परिणाम होता है। इसके अंतर्गत जैसे कि परिवार आ जाते हैं। परिवार के अंतर्गत परिवार व्यक्तियों को सुंदर नागरिक बनाने के साथ साथ जघन्य अपराधी बनाने में समर्थ है। भग्न परिवार, माता पिता का दुर्व्यवहार, अनैतिक परिवार की जो दरिद्रता, ये व्यक्ति को अपराध बनने पर मजबूर करते हैं। और जो सामाजिक अभिवृत्तियाँ तथा जो मूल्य होते हैं और जहाँ आपराधिक कार्य व्याख्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की जो धारणा में आपराधिक कार्य घृणित नहीं है तो अवश्य इसे करता है। मानव समाज में भी इस प्रकार की जो समाज होती है विरोधी तथा अनैतिक धारणाओं का भी अत्यधिक प्रसार दिखलाई पड़ता है। तो इसके कारण भी सामाजिक कारक भी होते हैं जो अपराध के बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर हो गया आपका शैक्षणिक कारक भी है। शैक्षणिक कारक, यदि कोई शिक्षा भी अपराधों का एक प्रमुख कारण होता है। शिक्षा की अधिकता एवं अल्पता दोनों ही अपराध प्रवृत्ति को विकसित करते हैं। एक सर्वेक्षण में जैसे एक सर्वेक्षण से हमें पता चला है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा कम अपराध करते हैं।
ठीक है। अधिक शिक्षित लोग छल कपट, गबन, भ्रूण हत्या, तस्करी आदि में अपराध करते हैं, जबकि उनके द्वारा जो अपराधों की प्रकृति होती है वे कानून की पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं। वहीं अशिक्षा अज्ञान व्यक्ति जो अपराध करते हैं वो तुरंत कानून की पकड़ में आ जाते हैं। सांस्कृतिक कारक, इसके अंतर्गत सामाजिक आदर्शों में संघर्ष होता है, धर्म को लेकर सांस्कृतिक कारक बढ़ता है, समाचार पत्र को लेकर, चलचित्र को लेकर, रेडियो, सामाजिक कुरीतियाँ जो समाज में बनी हुई है, विभिन्न समाजों में कुरीतियाँ जैसे कि विधवा विवाह निषेध प्रभाव, दहेज प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता, ये सब अपराधों को प्रोत्साहित करती है। और प्रजाति भी एक ऐसे अपराध होता है जिनका जो संबंध प्रजातिगत विशेषताओं से जोड़ा जाता है। कुछ जातियों में जैसे नागाओं में मनुष्य की हत्याओं को एक गौरव प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। अमेरिका में रहने वाले गोरों की धारणा है कि इनके यहाँ रहने वाले निग्रो लोग अधिक अपराधी होते हैं। तो ये आपके सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। फिर हो गया आपका राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी अपराध को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि राजनीतिक अभिविचार। आधुनिक युग में जैसे कि हम देखते हैं प्रजातांत्रिक युग है। आधुनिक युग क्या है? एक प्रजातांत्रिक युग है। इस कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ते रहते हैं। दलबंदी के कारण व्यक्ति में सांप्रदायिकता, स्वार्थता आदि को जन्म मिलता है। दलबंदी के कारण फूट पड़ती है, जिसके कारण अपराधों में वृद्धि होती है। वकीलों की अनैतिकता। तो ये ऐसे अनेक प्रकार के कारक हैं जो अपराध को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और इसी के अंतर्गत विविध कारक भी है। विविध कारक के अंतर्गत जैसे कि बुरी संगति, विलासी साहित्य, युद्ध, न्यायालय, जेल, पुलिस, गंदी बस्तियाँ, वैवाहिक संबंधों का अच्छा ना होना, ये सब क्या है? विविध कारक होते हैं जहाँ अपराध को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पढ़ा अपराध के कारण। तो अनेक प्रकार के कारण होते हैं, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक, शैक्षणिक कारक, भौगोलिक कारक, सांस्कृतिक कारक। तो ये सभी अपराध को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।